Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about fluid dynamics. तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। फ्लूइड डायनेमिक्स का केस तब होता है विद्यार्थी जब फ्लूइड जो है विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर मोशन कर रहे हो। तो इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर तो ये माना जाता है कि उस दशा में फ्लूइड मोशन कर रहा है। या फ्लूइड पार्टिकल के बीच रिलेटिव मोशन हो तो वहां कहा जाता है कि फ्लूइड का मोशन हो रहा है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो देखा जाए, उसमें पहला है स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो इसमें जो है फ्लूइड के पार्टिकल, जैसे पॉइंट ए पर फ्लूइड की वेलोसिटी है वीए, तो अब इस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल गुजरेंगे वो सभी इसी वेलोसिटी से गुजरेंगे। तो किसी एक पॉइंट पर टाइम के साथ यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। अगर ऐसा है तो हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। अदर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग हो सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे पॉइंट बी है, यहां वेलोसिटी वी बी है। अब इस पॉइंट बी से जितने गुजरने वाले पार्टिकल हैं सबकी वेलोसिटी वी बी ही रहेगी। अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग हो सकता है। तो ऐसा अगर फ्लो हो रहा है तो हम उसे कहेंगे स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये कर्व शेप में हो सकता है और स्ट्रेट लाइन वाले में भी हो सकता है। तो इसकी डिफिनेशन देख लिया जाए। स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच the fluid velocity at a point do not change with time. The fluid particle may have a different velocity at same other point. अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो यहां पे देखा जाए, स्ट्रीमलाइन फ्लो कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व। तो स्ट्रीमलाइन, ये देखिए ये स्ट्रीमलाइन है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन। और ये कर्व शेप में और स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, ध्यान दें। इसका आगे का पॉइंट क्लियर किया जाए। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द स्ट्रीमलाइन एक्सप्रेसेज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। देखिए यहां पे स्ट्रीमलाइन पर किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट हम खींच दें तो उस पॉइंट पर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को दिखाता है। तो ये प्रॉपर्टी है यहां पर। तीसरा पॉइंट क्लियर किया जाए, स्ट्रीमलाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। स्ट्रीमलाइन जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर है कि टू टेंजेंट खींचा जाएगा और वो टू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, असंभव है ये चीज। तो इससे रिलेटेड इतनी जानकारी है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर आगे का कंसेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ फ्लो के अंतर्गत आगे की स्टडी किया जाए तो जिसमें आगे है लैमिनार फ्लो, टर्मिनेंट फ्लो, यहां पे देखना है। तो विद्यार्थी, बहुत से देशों में जो सड़क बनी होती है उसमें एक लाइन खींचा रहता है। आपको अपनी लाइन में ही चलना है। लाइन से कारें चलती है, लाइन से बाइक चलता है, और पैदल चलने के लिए अलग होता है, वो लोग भी लाइन से चलते हैं। तो ये ऐसे केस में यहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो आप समझ सकते हैं, ये लैमिनार फ्लो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे केस में, लैमिनार फ्लो के केस में या स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में, प्रत्येक पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये यहां पे एनर्जी लॉस नहीं होता लैमिनार फ्लो के केस में और स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, जैसे हम लोग सड़क पे सीधे जा रहे हैं जिम्मेदारी से और एक उल्टा पुल्टा आके टक्कर मार दिया हमको। जब आप रूल से नहीं चलेंगे तो बहुत डिस्टर्ब होगा, एक्सीडेंट होगा, टक्कर होगी, यहां पर एनर्जी लॉस होगा। तो ये आता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में। यस, तो यहां पे देखा जाए लैमिनार फ्लो,
लेमिनार फ्लो में जो है फ्लूइड जो है लेयर के रूप में फ्लो करता है और प्रत्येक लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये स्ट्रेट लाइन और पैरेलल होते हैं, यहां पे ध्यान देना है। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर लेमिनार फ्लो है तो जैसे ये पाथ बना है तो अपने अपने पाथ में सीध पे आप जाइए तो एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। लेकिन जिनके देश का कानून गड़बड़ है या लोग गड़बड़ हैं तो ऐसे केस में वो उल्टा पुल्टा दाएं बाएं से जाते हैं तो जाहिर एक्सीडेंट होता है। तो वो लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो की श्रेणी में नहीं आएगा, वो आएगा टर्बुलेंट फ्लो के केस में। तो पहले लेमिनार फ्लो की डिफिनेशन देख लिया जाए। लेमिनार फ्लो इज द फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव along well defined streamlines which are straight and parallel। ये है। In laminar flow the velocities at different point in the fluid may have different magnitudes but their directions are parallel, thus the particles move in laminae or layers sliding smoothly over adjacent layer। परत के रूप में ये मोशन करते हैं, यही चीज आपको यहां पे जानना है। अब कहिए लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या अंतर हो सकता है। तो यहां पे देखिए वेल डिफाइंड स्ट्रीमलाइंस व्हिच आर स्ट्रेट आर पैरेलल, ये चीज है। और एक आगे आएगा विद्यार्थी क्रिटिकल वेलोसिटी। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी तक होता है, मतलब वहां तक स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी तक, ये अंतिम वेलोसिटी है। इससे ज्यादा वेलोसिटी होने पर वो टर्बुलेंट फ्लो में शिफ्ट हो जाएगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी आगे पढ़ाया जाएगा, उससे परेशान ना हो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जहां तक स्ट्रीमलाइन बना रहता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रह जाएगा, तब वो आ जाएगा क्या, टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार फ्लो में अगर कोई अंतर कहे तो एक तो यहां लेयर के रूप में फ्लो करता है स्ट्रेट लाइन में, और वहां कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों है। लेमिनार फ्लो में जो लेयर की वेलोसिटी होगी, फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए। एक विशेष अंतर यह है, लेमिनार फ्लो में जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, जो लेयर की वेलोसिटी होगी, वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी तक स्ट्रीमलाइन ही होता है। यह चीज हमें आपको बताना था। तो लेमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो समझिए जिम्मेदार नागरिक की तरह आप सड़क पे अगर चलते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो के अंतर्गत आएगा। और अगर आप लापरवाह नागरिक की तरह, जहां पे कानून ढीला हो या वहां के नागरिक गड़बड़ हो, ऐसे केस में जब उल्टा पुल्टा चलेंगे तो वहां पे एनर्जी लॉस होगा, टक्कर होगी, एक्सीडेंट होगा। तो यही टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो टर्बुलेंट फ्लो की डिफिनेशन देख लिया जाए। टर्बुलेंट फ्लो इज एन irregular flow in which the particles move in zigzag way due to which eddy formation take place which are responsible for high energy losses। यहां पर एनर्जी का क्या होगा, लॉस होता है। एडी फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे नदी वगैरह में देखे होंगे कि जो वाटर होता है वो गोल गोल घूमता है, तो ऐसा केस जहां पे आ जाए वो एडी फॉर्मेशन कहते हैं। ऐसी दशा में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी से जब ज्यादा हो जाता है तो वो एडी फॉर्मेशन वाला बन जाता है, और वहां पर का जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ये अनियमित गति जिगजैग, देखिए इस टाइप से गोल गोल घूमता है, सब लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो ये रेगुलर नहीं होके क्या होता है, इरेगुलर फ्लो होता है, और इसका पाथ जिगजैग होता है। ये चीज ध्यान दे रहे हैं। यहां पे एनर्जी लॉस होती है, प्रत्येक पॉइंट पे एनर्जी क्या है, डिफरेंट होता है। लेकिन लेमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में प्रत्येक पॉइंट पर जो है एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे तो मछली जब तैरती है तो उसका शेप ऐसा होता है कि आगे भी बढ़ती है और वो स्ट्रीमलाइन भी वाटर बना रहता है, ऐसे करके वो क्रॉस कर जाता है बड़े आसानी से। लेकिन अगर कुछ ऐसा शेप कर दिया जाए तो पीछे क्या बनता है, टर्बुलेंट फ्लो वाला केस बन जाता है।
यस। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर इससे आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए, टाइप्स ऑफ फ्लो में चौथा है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो में लिक्विड जो है वो गोल गोल घूमता है, और इरोटेशनल में एक्सिस के अबाउट गोल गोल नहीं घूमता है। यही दोनों में अंतर है, ध्यान दिया जाए। रोटेशनल फ्लो इज द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल फ्लोइंग along different path lines also rotate about their own axis। ये रोटेशनल फ्लो जो है डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है और अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करता है। इन इरोटेशनल फ्लो द पार्टिकल डू नॉट रोटेट अबाउट दियर एक्सिस। इरोटेशनल फ्लो जो है एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करता, गोल गोल नहीं घूमता है। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो टाइप्स ऑफ फ्लो का कंसेप्ट यहां हम समाप्त करते हैं। अब हम स्टडी करेंगे आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की अब आगे के कंसेप्ट हमें जरूरत है। तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखा जाए, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। तो फ्लूइड जो है कंप्रेस नहीं होना चाहिए, जबकि वाटर की कंप्रेसिबिलिटी होती है 0.0000048, इतना होता है। बहुत कम कंप्रेसिबिलिटी होती है वाटर की, लेकिन वाटर की भी होती है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये चीज हमको नहीं चाहिए। किसके लिए? आइडियल फ्लूइड के लिए। वो कंप्रेस ना हो, ये चाहिए, ऐसा फ्लूइड होना चाहिए। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस। फ्लूइड के लेयर के बीच फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लिक्विड और गैस के लिए जो फ्रिक्शन होता है उसका एक और नाम है विस्कस, जिसकी स्टडी हम लोग आगे करेंगे। तो अगर आइडियल फ्लूइड है तो इनका कहना है कि उनके बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब नॉन विस्कस होना चाहिए। ध्यान दें। तीसरी प्रॉपर्टी जो आइडियल फ्लूइड की होनी चाहिए, द फ्लूइड फ्लो इज स्टडी। जो फ्लूइड फ्लो करता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। और चौथी जो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी होना चाहिए, द फ्लूइड फ्लो इज इरोटेशनल। वो ये वाला केस होना चाहिए, एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करना चाहिए। जो फ्लूइड ये चार प्रॉपर्टी को रखता है, हम उस फ्लूइड को क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड कहेंगे। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इसके मेन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब आगे की बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जब किसी पाइप से होकर आइडियल फ्लूइड फ्लो करता है तो ऐसी केस में यहां के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी का प्रोडक्ट कहीं और पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। मतलब एरिया का क्रॉस सेक्शन और यहां पर जो है फ्लूइड की वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यहां पे एरिया कम हो जाएगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां पे एरिया और कम हो गया तो फ्लूइड की वेलोसिटी और ज्यादा हो जाएगी। जैसे पाइप जो है पतला करते जाएंगे, वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। और पाइप जहां पे ज्यादा चौड़ा रहेगा, एरिया जहां पे ज्यादा रहेगा, वहां पे वेलोसिटी कम रहेगी। तो मतलब एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए ट्यूब, then the product of the area of cross section and the velocity of flow is same at every point in the tube। सेम कहिए या कांस्टेंट कहिए, ये ट्यूब में रहता है। ट्यूब में हर जगह एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तब ये कंडीशन है उसकी। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। अब जो है इसका हमें डेरिवेशन करना होगा फार्मूले का। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो जो इक्वेशन है हमारा ए वी इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। ये
मास कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। ध्यान दिया जाए, बहुत जरूरी पॉइंट है। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो मतलब यूनिट टाइम में जितना मास इंटर करेगा, यूनिट टाइम में उतना ही मास लिविंग करेगा, लिक्विड का, फ्लूइड का। ध्यान दिया जाए तो डेरिवेशन में देखा जाए, इन द स्टडी फ्लो मास ऑफ द फ्लूइड इंटरिंग इनटू ए ट्यूब ऑफ फ्लो इन पार्टिकुलर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द ट्यूब। मतलब जितना मास पार्टिकुलर टाइम में इंटर करेगा उतना ही मास पार्टिकुलर टाइम में निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। यस, तो m1 अपॉन डेल्टा टी टाइम में m1 मास, तो यूनिट टाइम में तो m1 अपॉन डेल्टा टी। तो यूनिट टाइम में जितना मास इंटर करता है उसी यूनिट टाइम में उतना मास लिविंग करता है। ध्यान दिया जाए तो मास अपॉन डेल्टा टी, मास अपॉन डेल्टा टी, ये दोनों क्या है, बराबर होंगे। पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना मास इंटर करेगा उसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में उतना ही मास लिविंग करेगा। तो डेल्टा टी टाइम में m1 मास, तो यूनिट टाइम में m1 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में m2 मास, तो यूनिट टाइम में m2 अपॉन डेल्टा टी। तो m1 m2 कहा गया है, लेकिन वास्तव में दोनों अमाउंट क्या है, इक्वल है। यस, तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये कैपिटल लेटर में जो v है ये वॉल्यूम है अपॉन डेल्टा टी। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पे ये कैपिटल लेटर में v है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन डेल्टा टी। और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम के स्थान लिखा है एरिया इंटू लेंथ, क्या L1 हम मान ले रहे हैं कि ये डेल्टा टी टाइम में कितना चला होगा, L1। और ρ1 है लिक्विड का डेंसिटी यहां पर, इज इक्वल टू V2 के स्थान पे हम लिखे हैं यहां पर एरिया इंटू लेंथ, एरिया हो गया A2, लेंथ हो गया L2 इंटू ρ2 अपॉन डेल्टा टी। ρ1 ρ2 यहां पे अलग अलग लिया गया है, अभी लिखे हैं। वास्तव में आइडियल लिक्विड है तो इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जाहिर है कि ρ1 बराबर ρ2 रहेगा। शुरू में लेके चले, अभी खत्म हो जाएगा। ध्यान दें, तो L1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 के स्थान पर लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है v1 इंटू टाइम डेल्टा टी, तो वही टाइम देखिए। और यहां पे भी L2 का स्थान क्या लिखे हैं, v2 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या हो गया, कैंसिल। अब बात यह है कि यह आइडियल फ्लूइड है, तो ρ1 इक्वल टू क्या होगा, ρ2। या लिखा है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2। जब ये इक्वल हो जाएगा तो ρ1 और ρ2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये आइडियल फ्लूइड है। वास्तव में इसका कहीं भी क्या डेंसिटी अलग नहीं, हर जगह एक जैसा है, तो कैंसिल हो गया। तो हमारा जो फार्मूला मिलता है हमको A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये स्मॉल लेटर में V1 V2 है, ये जो है स्पीड को बताता है यहाँ पे, ध्यान दे। या इसे लिख सकते हैं AB इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और यहां पर वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। या रेट ऑफ फ्लो कहे तो वो भी AB के ही बराबर होता है। या वॉल्यूम फ्लो यूनिट टाइम कहे तब भी वो EV के बराबर होता है। वॉल्यूम फ्लक्स आपसे पूछ ले तब भी वो किसके बराबर होगा, AV के ही बराबर होगा। तो इतने टाइप का क्वेश्चन यहां पर बनता है। तो ये टोटल रहा विद्यार्थी कंसेप्ट। आपको जो जानना है, किसी पार्टिकुलर टाइम में जितना मास इंटर करता है उतना ही मास लिविंग करता है, इतना आपको ध्यान देना। यही कंसेप्ट आपको याद रहेगा, तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम इस पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अब इस कंसेप्ट पर पहला क्वेश्चन देखा जाए। वाटर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर. It is connected to a pipe with its end of diameter 2 centimeter.
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट दिस फ्री एंड। एम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखा जाए तो जो गिवन है वो सफाई से लिखें। तो ये v1 वेलोसिटी हमको जो दिया है 4 मीटर पर सेकेंड दिया है, यस। और सेकेंड एंड पर जो वेलोसिटी होगी वो हमसे पूछा है। और फर्स्ट एंड का डायमीटर 8 दिया है, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा 4 सेंटीमीटर। और उसमें पाइप एक कनेक्ट किया गया, उसका डायमीटर बहुत कम हो गया 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इक्वल टू क्या A2 V2। A1 है पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 लिखेंगे, A2 है पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 लिखेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाइप है। R1 स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू V1 आपका है 4 इक्वल टू R2 स्क्वायर, R2 1 है, 1 इंटू 1 वही आएगा, और V2 आपसे पूछा है तो 16 चौका 64, तो V2 इक्वल टू 64 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो सेंटीमीटर लिखा है R1 R2 ये दोनों तरफ रहेगा, तो जाहिर है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप मीटर में बदलिए या ना बदलिए। जब दोनों चीज रहेगा वही चीज दोनों में है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड रेंज ऑफ द फ्लूइड इन गिवन फिगर। IIT JEE 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका सिरिंज है, ये नोजल है, ये स्टीम ऑफ वाटर है। ये नोजल जो है अर्थ से 1.25 मीटर की हाइट पर है, और ये यहां से रेंज पूछ रहा है। तो जाहिर है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। और हमारे पास जानकारी है, ये सिरिंज है, और यहां पर इसका जो डायमीटर है वो 8 मिलीमीटर दिया है, और यहां पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 0.25 मीटर पर सेकेंड दिया है। यहां का डायमीटर हमको मालूम है 2 मिलीमीटर, ये बहुत कम हो गया यहां पे। तो यहां की वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी वाले कॉन्सेप्ट से। तो ये यहां से देखा जाए A1 V1 इक्वल टू क्या है A2 V2, यस। तो A1 का स्थान लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू A2 का स्थान लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। R1 स्क्वायर के स्थान पे रखेंगे हम लोग, इसका डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 16 हो जाएगा, इंटू V1 हमको दिया 0.25 इक्वल टू R2 स्क्वायर, यहाँ का डायमीटर है 2 मिलीमीटर, तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इंटू V2। 0.25 मतलब 1/4, 4 चौक 16, तो V2 इक्वल टू जो हमारा मिल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, यस। ये डायमीटर या रेडियस दोनों तरफ सेंटीमीटर में है या दोनों तरफ मिलीमीटर से है, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो V2 हमें पता चल गया। अब जब V2 पता चल गया तो ये हमें क्या चाहिए, रेंज चाहिए। तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V2 तो है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी V2 तो है, लेकिन हमें टाइम नहीं मालूम है। तो टाइम नहीं है तो टोटल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के रूप में है, तो यहां वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वाला क्या होगा 0। उस कॉन्सेप्ट से हम यहां तक पहुंचने में टाइम फाइंड कर ले, तो यहां पे फ्री फॉल वाला केस हाइट का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग ज्ञात कर पाएंगे टाइम। तो H इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। यू इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा uy इक्वल टू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, H इक्वल प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहां से टाइम t इक्वल टू हो जाएगा √2h/g, तो √2h है 1.25, g है 10, यस। तो ये हो जाएगा 250
ये अपॉन 10, तो ये आएगा 0.25। इसका और रूट करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 सेकेंड। मतलब यहां से यहां तक जो फ्लूइड यहां तक पहुंचा वो 0.5 सेकेंड लगेगा। या यहां से कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो जाए तभी वो अर्थ तक पहुंचने में क्या लगेगा, 0.5 सेकेंड लगेगा। रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 इंटू टाइम जो आप निकाले हैं, तो v2 आपका आया है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, इंटू टाइम आया है 0.5 मतलब 1/2, ये हो गया 2 मीटर। इस आधार पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो काफी आसान था, ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से यहाँ पे हम वेलोसिटी फाइंड कर लिए। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है टोटल हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे वर्टिकल नहीं है, लेकिन वर्टिकल हाइट हमको दिया है, तो जाहिर है कि वहां से टाइम फाइंड कर लेंगे। जो टाइम यहां से यहां तक फ्री फॉल होने में लगता है उतना टाइम फ्लूइड को यहां तक पहुंचने में लगता है। तो इस कंसेप्ट से हम लोग टाइम ज्ञात कर लेंगे और रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 जो आया है इनटू टाइम आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।